एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम एस चौहान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के एक टॉपिक के बारे में, जो कि मतलब कोई भी कंपटीशन देख लो। खासकर हम रीट के बारे में बात करें तो दोस्तों अभी जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें मतलब 60% 70% पोर्शन है वो कौन सा है, राजस्थान जीके का है। दोस्तों राजस्थान जीके जो कि हमारा जीके, हम कहते हैं कि राजस्थान जीके में रटने की वो चीज़ें है नहीं कि हम अगर एक बार दिमाग में राजस्थान जी के वो पूरा पढ़ ले, पूरा समझ ले तो राजस्थान जी के हमारा सेट हो जाता है। ये क्या है कि अदर स्टेट वालों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है दोस्तों कि राजस्थान जी के को कैसे याद करें। हमारे लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, अगर कोई फ्रेशर भी है तो भी दोस्तों राजस्थान जी की कोई बुक लेके बैठ जाए या फिर कोई वीडियो अच्छे से देख ले तो दोस्तों उसके दिमाग में सेट हो जाता है राजस्थान जी के। तो मैं अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं अफवाह तंत्र। दोस्तों अफवाह तंत्र में क्या है कि दो चीजें आती है, एक तो नदियां आती है और एक आती है झीलें। अब नदियों में क्या क्या है कि नदियों में हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदियां कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ पे जाके खत्म होती है। तो दोस्तों उसमें क्या है कि आप एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हम अगर राजस्थान जी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत, अगर क्या है कि मैं मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, तो मारवाड़ी अगर थोड़ी बहुत बीच में आ भी जाए तो उसको मतलब इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि उसके मेरे कहने का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की नदियां। अब राजस्थान की नदियां, अब नॉर्मल मैं आपको जानकारी ऐसे ही दे देता हूँ, बोर्ड का इस्तेमाल करने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान की नदियां हैं तो अब प्रवाह की दृष्टि से दोनों तीन भागों में दोस्तों बांटा गया है। पहले नंबर में पहले नंबर में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरे नंबर में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरे नंबर में दोस्तों मतलब आंतरिक नदियां। आंतरिक बोले तो दोस्तों जैसे कि राजस्थान, आप कहाँ जैसे राजस्थान मुंह निकली और राजस्थान में पूरी होगी वह होगी दोस्तों आंतरिक नदियां। और जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तो दोस्तों यहाँ से राजस्थान में प्रवाहित होकर बाद में अपना जल प्रवाह कहाँ पे छोड़ेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों आज हम जैसे कि बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली नदियां हैं उनमें से लगभग हम जैसे अफवाह नतर थे उसमें भी नदियां, अगर आपने कभी भी कंपटीशन की तैयारी की है दोस्तों, नदियां कभी पढ़ी है तो आपको पता होगा ज्यादातर सवाल आता है चंबल नदी, बनास नदी और ये बाणगंगा नदी। ये विशेष नदियां हैं जिनमें से सवाल उठ जाता है दोस्तों। अगर उनको हम माइंड मैप से अच्छे तरह से समझ ले तो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो दोस्तों कोई भी सवाल कैसा भी पूछे हम उसको कर सकते हैं। सबसे हार्ड बोला जाता है कि नदियों वाला टॉपिक सबसे हार्ड है, लेकिन अगर हम दिमाग में बिठा ले दोस्तों सबसे सरल टॉपिक कौन सा है, नदियों वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और इनका दोस्तों प्रवाह की दृष्टि से देखें तो ये टोटल 24%, मतलब जो टोटल 100% होता है नदियों वाला भाग, मतलब ये 24 हो गया दोस्तों। और दूसरा 16% कौन सा, अरब सागर वाला। और जो बचा कुचा है वो कौन सा होगा, बचा कुचा मतलब मेन जो भाग होता है वो आंतरिक नदियों वाला है। हम खासकर आंतरिक नदियों को नहीं देखते दोस्तों, लेकिन आंतरिक नदियां सबसे प्रवाह सबसे ज्यादा आंतरिक नदियां ही करती है। ये तो दोनों दोस्तों हो गए कितने, 24 और 16, 40%। बाकी जो 60% भाग है वो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, आंतरिक मतलब नदियां हैं जो अंदर ही खत्म हो जाती है, बाहर नदी जल प्रवाहित नहीं करती है। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से जो मेन मेन नदियां हैं उनके बारे में हमारा जिक्र करने वाले दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, सबसे पहले दोस्तों मेन नदी आती है चंबल नदी। अब चंबल नदी आ गई मेन नदी। अब क्या है कि मैं बोर्ड का इस्तेमाल दोस्तों कम कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि मतलब बोर्ड पे लिखा ही नहीं दोस्तों, मैं समझाने वाला हूँ कहाँ से प्रवाहित होगी और कहाँ का बहेगी। इसलिए मैंने अब ये नक्शा बनाया है दोस्तों, बोले तो मानचित्र। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश, राज्य है मध्य प्रदेश। बठों उद्गम हो, बठों मतलब कठों उद्गम हुआ है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां। अब जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम होता है चंबल नदी का। अब क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा चंबल नदी कहाँ कहाँ जाती है। अगर हमारे दिमाग में ये सेट हो गया, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों राजस्थान के जिले, जिसमें मैंने प्रत्येक जिला बताया था कि कौन कौन से आंतरिक है, कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो पहले देख लेना ताकि आपको जिलों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, अब जाना पाव की पहाड़ियों से अब चंबल नदी का उद्गम हो गया दोस्तों। आगे चलेगी चंबल नदी, ऐसे ऐसे मतलब टेढ़े मेढ़े आकार में चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बांध बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में। ये दोस्तों इस पे कुल टोटल 4 बांध पढ़ेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से हम पढ़ेंगे 4 बांध। तो उनमें से पहला बांध दोस्तों आ गया है यहाँ पे, कौन सा है,
अब हमें ध्यान रखना है कि अगर राजस्थान के जिलों से संबंधित कोई नाम नहीं आए तो दूसरा बड़ा बांध आता है इस चंबल नदी पे, गांधी सागर बांध। अब देखो गांधी जी का संबंध राजस्थान से थोड़ा कम रहा है, तो दोस्तों हम किस में ले जाएंगे गांधी जी को? गांधी जी को मध्य प्रदेश में ले जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। प्रत्येक इंपोर्टेंट जो जो बात होगी वो मैं दोस्तों बताता जाऊंगा और नदी को हम आगे लेते जाएंगे। देखो दोस्तों अब ये नदी आगे बढ़ गई, आगे बढ़ते ही अब देखो दोस्तों पॉइंट आता है कि राजस्थान में प्रवेश इस नदी का कहां से होता है। तो दोस्तों राजस्थान में प्रवेश होता है दोस्तों चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ का एक गांव का नाम है चौरासीगढ़। अब चौरासीगढ़ अपर चौरासी खातो होया करे दोस्तों, बहुत मतलब चौरासी के भूत प्लीत हैंग भेड़ा ओन पछ चौरासी खातो उन तरीके से याद रख सको कि चंबल नदी यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करता ही कटाई चौरासी, मतलब एक तरह डेरो भारी लगे दोस्तों कि क्योंकि अब चौरासीगढ़ प्रवेश की नहीं रही। तो बहुत सारी एड़ा टॉपिक आवेला, एड़ा फैक्ट आवेला जो को पर राजस्थान में है और अपन याद करना पड़ेगा। जैसे कि अब राजस्थान में प्रवेश हो गई चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ेगी दोस्तों, थोड़ी बहुत आगे बढ़ी तो यहाँ पे एक दोस्तों किला भी बना हुआ है भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग भी है। और भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान पे यहाँ पे क्या मिलती है? एक बामणी नदी मिलती है जो कि चित्तौड़गढ़ में होती है दोस्तों, प्रवाहित होती है और चित्तौड़गढ़ में उद्गम है उसका। तो बामणी नदी यहाँ से मतलब भैंसरोड़गढ़ में इसमें मिलती है और मिलते ही थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, मतलब लगभग 4-5 किलोमीटर तक इसके साथ साथ चलती है ये बामणी नदी। और वहां पे एक जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात दोस्तों वहां पर मतलब जैसे कि मान लो कि कोई दो नदियां हैं वह मतलब थोड़ा बहुत कुंड बन जाए और अंदर पानी मतलब इकट्ठे हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इकट्ठा पानी को हम जैसे मतलब देखे तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उनको बोलेंगे जलप्रपात। अब थाने दिमाग में कितना घुसे हो दोस्तों, अगर आप जलप्रपात को नहीं समझेंगे मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा दोस्तों जलप्रपात क्या होता है। अब देखो दोस्तों इस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। अब ये चूलिया जलप्रपात की खास विशेषता क्या है? खास विशेषता ये है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। भारत की दृष्टि से देखें तो इसका ऊंचाई में 5वां नंबर आता है, लेकिन राजस्थान की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों याद रहेगा। ये कहां पे बना हुआ है? भैंसरोड़गढ़। दोस्तों नाम मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, भैंसरोड़गढ़। यहाँ पे लिखूंगा तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे नाम हो जाएंगे, दिखे हुए नहीं, इसलिए मैं नदी को प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, उसके साथ साथ फैक्ट बताते जा रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनो और दिमाग में सेट हो जाएंगी। नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आ गई भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़ में क्या है? चूलिया जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात। ये दोस्तों चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चूलिया जलप्रपात हो गया। अब दोस्तों आगे जाएगी ये नदी, आगे थोड़ी बहुत एक क्षेत्र आएगा दोस्तों रावत भाटा। अब रावत भाटा में दोस्तों विशेष क्या है? पहला बांध हमने पढ़ा था दोस्तों कहां पे? मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध। तो अभी राजस्थान में पहला बांध चंबल नदी पे कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस पे आया हुआ है? इस चंबल नदी पे आया हुआ है। अब देखो चंबल पे 2-3 फैक्ट हमने याद कर लिए। कौन से? चित्तौड़गढ़ में पहला हमने प्रवेश पढ़ा। पहला प्रवेश कौन सा है दोस्तों? चौरासी खातो, मतलब चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से प्रवेश किया और उसके बाद में आगे बामणी नदी मिली, बामणी नदी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो रावत भाटा है वहां पे दोस्तों क्या है? राणा प्रताप सागर बांध है। अब तक हमने पढ़ लिया दोस्तों, आपने रिवाइज भी कर लिया है दोस्तों। क्या? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों? भैंसरोड़गढ़ में। और दोस्तों गांधी सागर बांध हमने पढ़ा है एमपी में। और अभी राणा प्रताप सागर कौन सा पढ़ा है दोस्तों? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये बांध दोस्तों आया हुआ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा नामक स्थान पर, रावत भाटा। तो दोस्तों ये दो बांध हो गए। अभी तक हमें पता है कि मैंने कुल बताया शुरुआत में दोस्तों कि चंबल नदी पे 4 बांध आए हुए, तो 4 में से दोस्तों 2 हो गए, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। अभी तो 2 बांध बाकी है, ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अभी क्या है कि आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अभी चित्तौड़गढ़ से जितने भी रिलेटेड फैक्ट बताए चंबल नदी के वो दोस्तों आपको याद होने चाहिए। आगे दूसरे जिले में हम प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से होके नदी करती है दोस्तों प्रवेश कौन से जिले में? आपको पता हो मैप से अगर जानते हो तो चित्तौड़गढ़ से नेक्स्ट पड़ता है दोस्तों कोटा, जो कि कोटा की सीमा आपको पता है यहाँ पे भी लगती है और दूसरी साइड मतलब सीमावर्ती क्षेत्र भी कोटा की 2 साइड से सीमा लगती है, एक तो यहाँ से खुला है एक यहाँ से खुला है।
जो गिनी जाती है जब सीमावर्ती जिलों में, तो कोटा की एक साइड से गिननी पड़ती है क्योंकि दोनों साइड कोटा की सीमा लगती है। तो दोस्तों कोटा में प्रवेश करने के बाद में इस पर एक बांध बना हुआ है। जैसा कि हम बांध ही विशेष रूप से सवाल आ जाता है दोस्तों कि इस पे कौन कौन से बांध आए हुए हैं, कौन सा बांध कहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों पहले इस पे बांध बांध आता है कोटा बैराज। अब कोटा का बांध है, कोटा में आया हुआ है, तो नाम भी कोटा के अनुसार पहले बांध का है दोस्तों, कोटा बैराज बांध। याद हो गया, कोटा से नॉर्मल सी बात है, चंबल नदी पे आया हुआ है, इतना याद हमें रखना है। कोटा बैराज कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। आगे दोस्तों थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के बाद में इसी पे एक और बांध आया हुआ है, जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। तो ये चारों बांधों के दोस्तों इंपोर्टेंट नाम पूछ लेता है चंबल नदी से रिलेटेड, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो दोस्तों ये हो गए चारों बांध। इनमें से हम पूछता कैसे है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा बांध नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में ये गांधी सागर भी देगा और बाकी तीनों दे देगा, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो हमें नॉर्मल सी बात है, गांधी जी का रिलेटेड राजस्थान से रिलेटेड कम है, और अदर स्टेट जैसे कि एमपी से वगैरह, इनसे हम जान सकते हैं कि इनसे गांधी जी का मतलब एक तरह से संबंध इनसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरी बात इनमें याद क्या रखनी है दोस्तों, ये राणा प्रताप सागर बांध था, इसके बारे में एक आपको फैक्ट बता दूं। इसमें मतलब जल भरण क्षमता की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बांध है। मतलब आप समझ सकते हो, राजस्थान का ऐसा बांध जिसमें सबसे ज्यादा पानी आता है। मतलब एक तरह से लोग को देख सकते हैं दोस्तों, हमारे गांव में क्या तालाब होते हैं, तो वहां पे क्या हुआ कि तालाब में पानी जिनमें सबसे ज्यादा हुआ है कि वो मोटो तालाब है। तो उन तरीके बांध की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का राणा प्रताप सागर बांध ऐसा बांध है जिसमें जल भरण क्षमता की दृष्टि से मतलब पानी हले हुआ है, समझ गए दोस्तों। तो उस तरह से राणा प्रताप सागर हो गया, और आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया जवाहर सागर बांध तक। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ये क्या है कि धीरे धीरे नदी ऊपर की तरफ ये आती है। कौन सा जिला है दोस्तों? बूंदी पीछे रह गया, तो यहाँ से थोड़ा बहुत कट कर लो, ये बूंदी आ गया। तो बूंदी और कोटा की सीमा बनाती हुई, बूंदी और कोटा की सीमा बनाते हुए यहाँ पे बूंदी में एक विशेष बात ये भी याद रखनी है दोस्तों कि जो मतलब अब चंबल नदी है, तो चंबल नदी है तो मतलब तेज बहाव से चल रही है, पानी भी ज्यादा है। तो दोस्तों हमने आपको एक देसी एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। थे खेत पाए होला और उनमें फुहारा भी होया करे, पाइप होया करे। तो जब आप पाइप ने मुंडो खोल दिया, तब कहीं होया करे पाइप जो रेत हमारे होती है या फिर जो जमीन होती है उसको कट करता, मतलब अपर्दन करता, समझ रहे हो दोस्तों। मतलब एक जगह धूल में काट दूसरी जगह फेंक दे, तो उन तरीके अपर्दन हुआ वो खाडो पड़ जाए। तो उन तरीके नदी को भी वही सिस्टम है दोस्तों, अटू जैसे धूल, अब खाडो मतलब पानी तो बहाव तेज है, तो फिर साइड में धूल काटेला तो कहीं होगा दोस्तों, जो साइड की धूल कट कट के मिट्टी की तरह से मतलब खोद खोद के ले जाती है और आगे वाले क्षेत्र में जमा कर देती है। तो दोस्तों अवनली का अपर्दन होता है यहाँ पे ज्यादा। अवनली का अपर्दन मतलब नली टाइप दोस्तों काट दे, यूं यूं करके खाडो कर दे। तो सबसे ज्यादा बीहड़ और अवनली का अपर्दन चंबल नदी में पाया जाता है, और कारण वही है दोस्तों की सबसे ज्यादा बहाव तेज होने के कारण यहाँ से मतलब ढलान पड़ती है, तो बहाव तेज हो जाता है। बहाव तेज होने से यहाँ से मतलब धूल काटती है और आगे ले जाके बिखेर देती है। तो उसकी वजह से क्या बीहड़ पाई जाती है। बीहड़ मतलब रेतीली माटी हो, अगर माटी जम जाए तो फिर बाद में क्या है कि तो भूमि पर मतलब वन वगैरह ज्यादा पाए जाए तो उन्हें बीहड़ कहते हैं। ठीक है सर दोस्तों, जो जैसे कि आपने सुना भी होगा दोस्तों कि मतलब चंबल की बीहड़, उनमें क्या डाकू पाए जाते हैं ज्यादातर। चंबल के बीहड़ के डाकू कौन से गुजर हो जाते हैं, हमें किसी मतलब किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हूँ दोस्तों मैं। तो इसी तरह से मतलब आप समझ सकते हो, ये बूंदी जिले की एक विशेष बात याद रखनी, कौन सा मतलब इसमें जो अवनली का अपर्दन ज्यादा पाया जाता है। तो अब आगे कोई विशेष बात है नहीं, बूंदी और कोटा की सीमा बनाते हुए दो नदी आएगी दोस्तों सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में एक विशेष बात दोस्तों याद रखनी है, कौन सी? ये आ गई सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में दोस्ती कौन सी है कि इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पे बना हुआ है त्रिवेणी संगम। अब नदियों से रिलेटेड हम जब भी दोस्तों पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिवेणी संगम क्या है। तो दोस्तों त्रिवेणी संगम का मतलब है तीन नदियां जब एक साथ एक जगह पे मिलती है तो वहां पे एक संगम बन जाता है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। वहां पे कोई मंदिर बना देते हैं या फिर कोई महल या फिर किला कुछ भी ऐसा बना देते हैं, तो उसको त्रिवेणी संगम के रूप में माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा है? ये सवाई माधोपुर के स्थान का नाम है दोस्तों रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम। तो रामेश्वर धाम में कौन सा है दोस्तों? त्रिवेणी संगम चंबल का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रामेश्वर धाम।
और इसमें नदियां कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो हम ये चंबल नदी लेके आए हैं यहाँ तक, और दूसरी आएगी दोस्तों बनास नदी, जो हम अगले टॉपिक में या फिर अगले वीडियो या फिर अभी में अगर कवर, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए चंबल बनास नदी को अगले वीडियो में कवर कर देंगे दोस्तों। तो बनास नदी ऊपर से होके मतलब यहाँ से निकलेगी कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियों से निकल के मतलब इधर से ऊपर के होके अजमेर वगैरह से घूम के आएगी दोस्तों, ठीक है, और ऊपर से आके मिलेगी यहाँ पे, कहाँ पे, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में दोस्तों। ये दोनों नदियां तो हो जाएगी। तीसरी नदी कौन सी हुई, तीसरी क्या होगी कि ये एमपी, इधर साइड में एमपी पड़ता है, विंध्याचल की पहाड़ियां पड़ती है दोस्तों, इधर से एक छोटी नदी निकल के आएगी और यहाँ पे आके मिल जाएगी। इस नदी का नाम है दोस्तों सीप नदी। तो तीन नदियों के संगम से मिला है, कौन कौन सी दोस्तों, एक तो मैंने बताई आपको ये बनास आएगी, और एक तो हम मेन रूप से पढ़ ही रहे हैं चंबल नदी, और तीसरी नदी दोस्तों सीप नदी। ये तीनों मिलके एक संगम बनाती है, वो है रामेश्वर धाम में, कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। ये है त्रिवेणी संगम। राजस्थान के त्रिवेणी संगम कुछ खास दो तीन ही है दोस्तों, जैसे विशेष विशेष, बाकी तो चार पड़ते शायद। तो देखो एक तो ये हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे बनास नदी पे एक त्रिवेणी संगम आएगा जो कि भीलवाड़ा के अंदर बिंगोद भीलवाड़ा में आएगा दोस्तों। वो अगले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे, बिंगोद भीलवाड़ा में दूसरा त्रिवेणी संगम। और एक और त्रिवेणी संगम है जो कि टोंक में आया हुआ है बीसलपुर बांध के पास में, वो भी हम पढ़ लेंगे दोस्तों। तो अब चंबल नदी का क्या है कि हम विसर्जन कर देते, इतनी तो आ गई चंबल नदी। अब क्या होगा, अब यहाँ से आगे जाएगी, कहाँ तक ले आए दोस्तों, रामेश्वर धाम तक ले आए। आगे दोस्तों पड़ता है करौली जिला, करौली में ये बहती है, बहती हुई तो बाकी कुछ खास विशेष बात है नहीं, वही अवनाली का अपर्दन ज्यादा होगा तो बीएड ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो धौलपुर, करौली से होगी धौलपुर, धौलपुर से निकल जाएगी बाहर की तरफ यूपी में। अब यूपी के इटावा शहर और मुरादगंज ऐसे कुछ जिले और मतलब आते हैं, उनसे होकर बहते हुए कहां पर मिल जाएगी, यमुना में। आपको पता है मुरादगंज के पास में यमुना बहती है, तो वहां से यमुना में मिलके, अब यमुना नदी वहां जा रही है कहां पे, बंगाल की खाड़ी में, तो यमुना में मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो दोस्तों ये थी चंबल नदी। अब ओवरव्यू के रूप में आपको बता दूं इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 966 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 966 किलोमीटर। किसकी, चंबल नदी की। अब दोस्तों इसके उपनाम भी आते, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि इसके उपनाम क्या क्या है दोस्तों। उपनाम के रूप में एक आपको बता दूं, चमर्णवती, चरमणवती आपको बोल दे, चरमणवती। दूसरी दोस्तों इसका उपनाम पूछते हैं बारह मासी, मतलब ये 12 मास के रूप में बहती रहती है इसलिए 12 मासी। तीसरा दोस्तों 12 मासी है तो इसको हम मारवाड़ी में 12 मासी कहते हैं, 12 माई क्या हो, तो उन तरीके हो नित्य वाहिनी, मतलब हमेशा बहती रहती है, नित्य वाहिनी। तो ये कुछ उपनाम हो गए दोस्तों। और एक और उपनाम है दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु नदी, ऐसा कुछ है, तो कंफर्म करके बाद में बताऊंगा। तो ये उपनाम हो गए दोस्तों, शरमणवती, 12 मासी, नित्यवाणी और राजस्थान की कामधेनु, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई चंबल नदी। चंबल नदी में एक और दोस्तों आपको फिर बता दूं, ये 966 किलोमीटर किसमें है, पूरी चंबल नदी की लंबाई है। और हमारे राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में चंबल नदी की कितनी है लंबाई, तो दोस्तों राजस्थान में लंबाई है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर टोटल है 966 और राजस्थान में 135। इसके अलावा दोस्तों एक दो फैक्ट और है, जैसे कि मतलब हमने कोटा में देखो दोस्तों दो बांध बताई थी, एक तो कोटा बैराज और एक जवाहर सागर बांध। ये दोनों बांध कहाँ पे हुई है, कोटा बांध आई हुई है और आई हुई है चंबल नदी पे दोस्तों। चंबल नदी में एक मेन इंपोर्टेंट नदी बीच में आके मिलती है, काली सिंध नदी। कौन सी नदी दोस्तों, काली सिंध नदी। ये मिलती कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। कोटा का एक गांव है दोस्तों, नानेरा गांव। कौन सा, नानेरा। अब दोस्तों देखते हैं हमारे मारवाड़ी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा नानाणा होता है उन्हीं को बोलते हैं नानेरा। तो बट्ठे मतलब नानेरा आयोडी है कौन सी, काली सिंध नदी। काली सिंध मिलती कहाँ पे, नानेरा गांव में। नानेरा गांव कहाँ आया हुआ है दोस्तों, कोटा में आया हुआ है। और नदी कौन सी है, काली सिंध, काली सिंध। तो ये काली सिंध वाला फैक्ट दोस्तों याद रहे तो आप याद रखने की कोशिश करना। कोटा के नानेरा में मिलती है काली सिंध। और बामणी नदी कहाँ मिली थी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में मिली थी, आगे भैंसरोडगढ़ के पास में। तो बामणी नदी वहां मिल गई, काली सिंध नानेरा में मिल गई। आगे आएगी पलिया नामक स्थान पे, कौन सी मिलेगी, पार्वती नदी मिलेगी। तो दोस्तों नाम से याद पड़ रहा है, प से पलिया नामक स्थान पे पार्वती नदी। बामणी नदी कहां से मिली थी, भैंसरोडगढ़ के पास में। और ये काली सिंध मिली है दोस्तों नानेरा के पास में, ठीक है।
तो ये थी चंबल नदी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अपने जो भी रीट की तैयारी या फिर कोई भी कंपटीशन राजस्थान से रिलेटेड है तो उसकी तैयारी कर रहा है तो दोस्तों उनको वीडियो पहुंचाने का कष्ट कराए। और अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना भी दोस्तों भूलना मत, ठीक है। मिलते हैं नदियों के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जो मैं आपने बताया कि बनास नदी हम पढ़ेंगे, आगे वाली नदियों की खास जानकारी हम इसी प्रकार से मतलब मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगले वीडियो को भी दोस्तों देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है।